हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और स्टोरी के साथ जिसका नाम है चमला घाटी का आदमखोर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। चमला घाटी मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर ज़िले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर मौजूद है। यहीं पर आकर चित्तूर की सीमाएं उत्तर में कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट से मिली हुई हैं। दूसरी घाटियों से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये एक छोटी घाटी है। इसकी चौड़ाई 5 मील और लंबाई 7 मील है। इसके दो कोने अंग्रेजी के अक्षर वाई की तरह उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। इनकी लंबाई 4 मील है। एक सुंदर नदी जिसे कि कल्याणी कहते हैं इस घाटी के बीच से गुजरती है और एक पुरानी झील से मिलती हुई नागापटला गांव तक पहुंचती है। इस पर चंद्रागिरी के राजाओं और उनके बाद टीपू सुल्तान ने गर्मियों के मौसम में सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए बांध बनाने की कोशिश की थी। कल्याणी नदी का पानी तेज गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा और शीतल रहता है। इसी जगह एक इकलौता फॉरेस्ट बैंगलो भी मौजूद है। इस बैंगलो से 1 मील दूर आयरपल्ली नागिमपट गांव पड़ता है। चमला घाटी पूरी तरह जंगलों से ढकी हुई है और अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में ये एक गेम रिजर्व हुआ करता था। घाटी के पश्चिम की तरफ मखनापट की जंगली पट्टी और पूरब की तरफ तिरुपति की माउंटेन रेंज अपना सर उठाए खड़ी है। यहीं पर मौजूद तिरुपति का पुराना मंदिर पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ से दक्षिण की तरफ चलने पर चंद्रागिरी गांव पड़ता है, जहाँ पर एक बहुत पुराना किला मौजूद है जो गुजरे हुए ज़माने और अपने बनवाने वाले की आखिरी निशानी है। चंद्रागिरी के पास से ही मीटर गेज ट्रेन की पटरी गुजरती है और आगे चलकर ये मद्रास मुंबई ब्रॉड गेज लाइन के पास जाकर ख़त्म हो जाती है। चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन से एक पतला सा रास्ता निकलता है जो रंगापट तक करीब 3.5 मील तक जाता है। फिर ये उत्तर की तरफ मुड़कर नागापटला की तरफ 1.5 मील और फिर यहाँ से भी ये उत्तर की ही तरफ मुड़ते हुए चमाला घाटी से गुजरता हुआ पुनी बोनो जाकर ख़त्म हो जाता है। पुनी बोनो का वहाँ की लोकल भाषा में मतलब शेर की गुफा होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगाने के लिए 2 जगहें और पानी का कुआं मौजूद है। करीब 18 साल पहले यह खूबसूरत घाटी शिकार के लिए बेहतरीन जगह थी। चीतल के बड़े बड़े झुंड घाटी में घूमते फिरते थे। यहाँ पर कुछ 12 सिंगों के सींग तो इतने बड़े थे कि पूरे दक्षिणी भारत में कहीं भी और दिखाई नहीं पड़ते। काले रीछ भी यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं। सांभर काकड़ भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इस तरह घाटी के बड़े हिस्से में शेर के रहने के लिए पर्याप्त भोजन मौजूद है। तेंदुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और मोर भी जगह जगह दिखाई पड़ जाते हैं। दक्षिणी भारत के दूसरे जंगलों के विपरीत मैंने मोरों को यहाँ दिन के 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे भी अपने पंख फैलाते देखा है। हालांकि सूरज निकलते और डूबते वक्त तो यह आम नज़ारा होता है। सन 1935 के शुरुआती दिन थे जबकि एक दिन वो दहशतनाक दरिंदा यहाँ दिखाई दिया जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक औसत कद काठी का शेर था जिसके पंजों के निशानों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसमें कोई कमी या अपंगता है। वो अचानक ही यहाँ आ धमका। उन दिनों आसपास के इलाके तो क्या, दूर दूर भी कहीं किसी आदमखोर के होने की कोई सूचना नहीं थी। जब उस शेर ने एक लकड़हारे को अपना शिकार बना लिया तो जल्दी ही सबको पता चल गया कि उनके ऊपर आदमखोर की सूरत में एक बड़ी आफत टूट पड़ी है। पहली घटना के ठीक 3 दिन बाद शेर नागापटला और पुली बोनो के रास्ते से गुजरने वाले एक राहगीर को उठा ले गया। इस घटना के बाद आदमखोर की गतिविधियों का दायरा बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे उसने पूरे इलाके को अपनी दहशत और खौफ की चपेट में ले लिया। 6 महीनों के अंदर उसने 7 लोग मारे और फिर उन्हें थोड़ा या फिर पूरी तरह खा गया। एक दिन की बात है,
कि वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर चमला घाटी के रूटीन दौरे के ऊपर निकला। वो एक ऊपर और साइडों से बंद बैलगाड़ी पर सवार था और उसके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें बैलगाड़ी में मौजूद थीं। शाम के 5 बजे जबकि वो अपनी मंजिल से बस 2 मील ही दूर था कि अचानक शेर सड़क पर दिखाई दिया। ये पूरी सड़क फॉरेस्ट रिजर्व से गुजरती है और इसके आखिरी 2 मील चमला घाटी से गुजरते हैं। शेर पर नजर पड़ते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी और बैलगाड़ी के बंद हिस्से में बैठे हुए फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड को शेर के बारे में बताया। फिर तीनों ने मिलकर शेर को भगाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन इस शोर का शेर पर कोई असर नहीं हुआ। वो आराम से चलता हुआ बैलगाड़ी के पास से गुजरा। ठीक उसी वक्त ना जाने क्यों फॉरेस्ट गार्ड गाड़ी से नीचे कूदा और उसने अपने हाथ हवा में लहरा लहरा कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि शेर को दूर भगा सके, और कुछ इस तरह उसने अपनी मौत पर मोहर लगा दी। एक पल में शेर ने गरजते हुए उस पर हमला किया और गार्ड को अपने जबड़ों में दबोच कर जंगल में गायब हो गया। ये सारी घटना इतनी तेजी से घटी कि बाकी के दोनों आदमियों को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, और यूं भी वो दोनों निहत्थे थे तो शेर का क्या बिगाड़ लेते। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी तेजी से भगाई और नागापटला जा पहुंचे। क्योंकि रात हो गई थी तो उस वक्त जंगल में जाकर गार्ड को तलाश करना बहुत खतरनाक था, इसीलिए उन्होंने अगले दिन सुबह गार्ड को तलाश करने का फैसला किया। खैर, फिर अगले दिन वो दूसरे कई आदमियों और मजर लोडिंग बंदूकों के साथ वापस लौटे ताकि उस अभागे फॉरेस्ट गार्ड या उसकी डेड बॉडी को ढूंढा जा सके। अभी वो सड़क से उतरकर जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें झाड़ियों में उस गार्ड के शरीर के अवशेष मिल गए। पास ही उस अभागे की खाकी वर्दी और हरी पगड़ी भी पड़ी हुई थी। अब सरकार ने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया और अगले ही दिन देश भर के समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता से छापा गया। इसके बाद हुकूमत ने उस आदमखोर को मारने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। इनाम की घोषणा होते ही कुछ लालची शिकारी उस इलाके में आ गए, लेकिन इस शिकार के बाद शायद आदमखोर को पता चल गया था कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, इसीलिए वो फौरन उस इलाके से गायब हो गया। अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि या तो वो कोडप्पा या फिर तिरुपति की तरफ चला गया है। लेकिन फिर भी अगले 2 महीनों तक लोगों ने सावधानी बरती, लेकिन इस बीच भी आदमखोर की कोई सूचना नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन रेलवे डिपार्टमेंट का एक गैंगर गायब हो गया, जो मद्रास मुंबई रेलवे लाइन पर मामंडूर स्टेशन के पास तैनात था। 2-3 दिन तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि बगैर किसी कारण के रेलवे कर्मचारी 1-2 दिन के लिए गायब हो जाते थे। खैर, तीसरा दिन गुजर जाने के बाद भी जब वो ड्यूटी पर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू हुई। पटरियों के आसपास ढूंढते हुए एक जगह पर उसका हथौड़ा दिखाई पड़ा। गैंगरों को ये हथौड़े इसीलिए दिए जाते हैं कि वो उनसे लकड़ी के ढीले पटरों और कीलों को ठोक कर वापस अपनी जगह पर ले आएं। वहाँ पर आसपास ज़मीन सूखी हुई थी और सख्त थी, इसीलिए कोई और निशान या सुराग नहीं मिला। लेकिन पटरी से कुछ दूरी पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। उनका पीछा करने पर एक जगह गैंगर की चप्पल मिली और फिर यहाँ से दूर तक चले गए खून के लगातार निशान दिखाई दिए। आगे जाने पर नरम मिट्टी में बने हुए शेर के पंजों के निशान भी मिल गए, जिससे अनुमान लगाया गया कि गैंगर को टाइगर ने ही मारा है। पिछले दिनों आदमखोर के वहां होने की खबर पूरे देश में फैल गई थी, तो लोगों ने इस घटना को उसी आदमखोर से जोड़कर देखा। हालांकि काफ़ी तलाश के बाद भी गैंगर की लाश नहीं मिली। इसके बाद अगले 2 महीनों में 2 और घटनाएं हुई। पहली घटना माबट्टूर स्टेशन से 1 मील दूर उत्तर पश्चिम में सेटिनकुला नाम की जगह पर, और दूसरी घटना उम्बाल मेरू में। उन्हीं दिनों मैं अपने व्यापार के सिलसिले में मद्रास गया हुआ था।
मद्रास में मैं चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर से मिला ताकि मैं उनसे अपनी अवैध शिकारियों के बारे में दी गई शिकायत के बारे में मालूम कर सकूं। बातचीत के दौरान उस ऑफिसर ने मुझे उस आदमखोर टाइगर के बारे में बताया और मुझे उसका शिकार करने के लिए कहा। सौभाग्य से मैंने अपने पिछले साल की छुट्टियां इस्तेमाल नहीं की थी और मुझे आराम से 1 महीने की छुट्टी मिल सकती थी, तो मैंने बेंगलोर लौटकर कुछ दिन अपनी तैयारियों और ज़रूरी साजो सामान इकट्ठा करने में गुजारे और फिर 10 दिन बाद वापस आकर नागापटला के फारस बंगले पहुंचकर मैंने इसी बंगले को चमला के आदमखोर से निपटने के लिए अपना मुख्यालय बना लिया। इसके बाद मैंने अपनी मुहिम की शुरुआत वहां आसपास बसे गांवों और बस्तियों के स्थानीय लोगों से पूछताछ से की और चमला घाटी की उन जगहों पर गया जहां पर आदमखोर ने उन दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया था। फिर सारी घटनाओं की जानकारियां इकट्ठा कर लेने के बाद मैंने उनके पैटर्न को समझने की कोशिश की ताकि आदमखोर बाघ के घटनाओं को अंजाम देने के तरीके को समझा जा सके और ये भी अनुमान लगाया जा सके कि अब वो अपना अगला शिकार कब और कहां कर सकता है। लेकिन इसके बाद होने वाली अगली घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मेरे सारे अनुमान गलत थे। वो एक बहुत ही चतुर और घुमक्कड़ तरह का बाघ था। एक दिन वो बस कुछ समय के लिए घाटी में आया और मौका पाकर एक आदमी की हत्या करके आगे जाकर मामंदूर की दिशा में या फिर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट की ढलानों पर चढ़कर गायब हो गया। इसके बाद मैंने आसानी के साथ 4 बछड़े खरीदे और फिर उन्हें गंडाला बट्टा और अंबल बीरू, नरसिम्हा चेरू के तालाब और कल्याणी नदी से निकलने वाली नहर के किनारे और सड़क से 2 मील दूर ले जाकर बांध दिया। अगले दिन मुझे नरसिम्हा चेरू वाले बछड़े के मारे जाने की सूचना मिली। वहां पहुंचकर बछड़े की लाश का मुआयना करने पर पता चला कि यह किसी बड़े से तेंदुए का काम है और क्योंकि बछड़े काफ़ी महंगे होते हैं तो मैं तेंदुए को उन्हें इस तरह मारने की इजाज़त तो नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा कि अभी हमारे पास समय बाकी है, क्यों ना तेंदुए को ठिकाने लगा दूं। खैर फिर 6:45 बजते बजते तेंदुआ अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मैंने एक बछड़ा और ख़रीदा और उसे पहले वाले की जगह पर बंधवा दिया। इसके बाद पूरा हफ्ता जंगल की खाक छानते छानते बीत गया ताकि शेर से कहीं मुठभेड़ हो जाए। 9वें दिन जबकि मैं पुलिबोनो की तरफ जा रहा था तो 6ठे मील पर मुझे शेर के पंजों के निशान दिखाई पड़े। ये निशान भी पुलिबोनो की तरफ ही जा रहे थे और क्योंकि ये निशान दूसरे आम शेरों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे तो उन्हें देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि वो आदमखोर के पैरों के निशान हैं या किसी आम शेर के। एक जगह पर ये निशान एकदम साफ साफ थे और उन्हें देखने से बस यही पता चल रहा था कि ये एक नर शेर है। खैर पुलिबोनो पहुंचकर मैंने कार खड़ी कर दी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। मैं जिस रास्ते से जा रहा था वो एक जगह पर कल्याणी नदी से होकर गुजरता था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शेर उस जगह से बस कुछ ही दूरी से गुजरा है। उसी दिन मैंने गंडाला कप्पा और उम्बाल बेरू का चक्कर लगाकर अपने बछड़ों को देखा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई ना कोई तो मारा जा चुका होगा, मगर वो सारे के सारे जिंदा सही सलामत अपने सामने पड़ी घास को आराम से चबा चबा कर खा रहे थे। खैर मैं उन्हें देखकर बंगले पर लौटा और दोपहर का खाना खाकर वापस जंगल में आ गया ताकि शेर के पगमार्ग तलाश कर सकूं और जल्दी ही मुझे कल्याणी नदी के पास उगे हुए बांसों के झुंड के करीब शेर के पगमार्ग दिखाई पड़े। लेकिन उन घने झुंड के बीच उनको आगे तलाश करना मुमकिन न था क्योंकि शाम हो रही थी और अंधेरा फैलने लगा था। तो मैंने पुलिबोनो वापस लौटने का फैसला किया। वापस आते वक्त पुलिबोनो से करीब आधा मील पहले मैंने एक भालू को देखा जो ज़्यादातर सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देते हैं। वो दीमक की मान में मुंह डाले जोर जोर से सांस लेकर दीमक निगले जा रहा था। दूर से देखने पर वो एक काला भुजंग आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। मैं उसके काफ़ी करीब पहुंच गया मगर उसे मेरी कोई सुध ना हुई।
मैं उसके और पास भी जा सकता था, मगर ऐसी सूरत में वो मुझ पे हमला भी कर सकता था, और अगर मैं रीछ को मारने की कोशिश में गोली चलाता तो आदमखोर राइफल के धमाके को सुनकर उस इलाके से भाग जाता। खैर फिर भालू से 40 गज दूर रुककर मैं खांसा। रीछ ने जब आवाज़ सुनी तो फौरन ही अपना मुंह दीमकों की मान से बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा, खौफ और हैरत के मिले जुले भाव थे। कुछ पलों तक तो वो मुझे यूं ही घूरता रहा, जिससे मुझे लगने लगा कि वो हमला करेगा, लेकिन फिर वो ज़मीन पर झुका और अपने चारों हाथों पैरों के बल फरार हो गया। दौड़ते दौड़ते वो बार बार अपने मुंह से वुफ वुफ की आवाज़ें भी निकाल रहा था, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे काले बालों की एक बड़ी सी गेंद जंगल में लुढ़क रही हो। खैर पुलिस बोनों से अपनी कार में बैठकर मैं नागापटला वापस आ गया, और रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह फिर पुलिस बोनों पहुंच गया। इस दौरान मैंने पूरे रास्ते पर गौर किया था, मगर उस पर आदमखोर के वापस लौटने के कोई निशान दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब ये था कि आदमखोर अभी भी इसी इलाके में मौजूद है। मैं कार को पुलिस बोनों में छोड़कर गंडाला पट्टा लौटा और बछड़े के पास पहुंचा। वो बेचारा हर दुख दर्द से बेखबर आराम से घास चर रहा था। हालांकि उम्बाल बेरू जाकर जब दूसरे भैंसों को देखा तो वो गायब था। आसपास का निरीक्षण करने से पता चल रहा था कि शेर ने ही उस बछड़े को मारा है। बछड़े को मारने के बाद शेर ने पहले तो उसकी रस्सी कुतरी, उसके बाद बछड़े को उठाकर ले गया। मैंने फौरन उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया, और करीब 100 गज आगे जाने के बाद एक पेड़ की निचली टहनी पर बैठे हुए एक कौवे को देखा, जो बार बार नीचे झुककर किसी चीज़ को देख रहा था। इसका बस एक ही मतलब था कि शेर अभी तक भैंसे की लाश के पास मौजूद है, क्योंकि अगर शेर पास ही मौजूद ना होता तो कौवा कब का पेड़ से उतरकर उसे खाना शुरू कर देता। कौवा जहाँ पर था उसके नीचे ढलान सी बनी हुई थी, और उस पर काफ़ी घास फूस उगी हुई थी। एक जगह कुछ गड्ढा सा था, और मेरे अंदाजे के हिसाब से उसी गड्ढे में शेर बछड़े की लाश के साथ छुपा हुआ था। अब छुपते छुपाते उस गड्ढे की तरफ सीधे जाना तो किसी तरह ठीक ना होता, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले ही शेर मेरे आने की आहट पाकर वहां से फरार हो जाता। और ये भी पता नहीं था कि ये आदमखोर शेर है या फिर कोई आम शेर। तो अगर ये आदमखोर शेर होता तो हमला भी कर सकता था, और ऐसे में उसके हमले से बच निकलने के कम ही रास्ते होते। लेकिन मैं खामोशी के साथ 50 गज पीछे की तरफ हट के दूसरी तरफ से उस जगह तक पहुंच सकता था, और फिर वहां पर मौजूद एक पहाड़ी नाले की दूसरी तरफ से शेर को आराम से देख सकता था। इस जगह मौजूद नाला सौभाग्य से उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बह रहा था। खैर अपने पंजों के ऊपर खामोशी से चलते हुए मैं जल्दी उस गड्ढे के सामने पहुंच गया। 25 गज और चलने के बाद मैं नाले के बाएं किनारे पर चढ़ा। यहाँ पर अब मैं बस उस गड्ढे से कुछ ही दूरी पर था, और मेरे सामने एक नया उगा हुआ पेड़ था। मैं उस पर चढ़ गया और उस गड्ढे की तरफ देखने लगा, मगर मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस जगह से कौवा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत निराशा हो रही थी, क्योंकि शेर अभी वहाँ पर मौजूद है, ये कौवे के बिना पता नहीं चल सकता था। और कौवा जिस टहनी पर बैठा हुआ था वो घासों के उभार के पीछे छुप गई थी। खैर फिर आधे घंटे तक मैं वहीं पर आगे कुछ होने का इंतज़ार करता रहा। मेरा अंदाज़ा था कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शेर जल्दी ही यहाँ से निकलकर पानी पीने के लिए उम्बाल बेरू के तालाब पर जाएगा, और उसके निकलने का पता मुझे जंगल के दूसरे जानवरों की अलार्म कॉल से हो जाएगा। तभी अचानक मुझे लंगूर की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ें लंगूर खतरा सामने होने की सूरत में निकालता है। लंगूर मेरी बाईं तरफ करीब 100 गज की दूरी पर था। वो लगातार शोर मचा रहा था, और फिर एक मादा लंगूर भी उसका साथ देने लगी। शायद शेर गड्ढे से बाहर निकला ही था कि लंगूर ने उसको देख लिया। हम में से जो लोग हिंदुस्तान के जंगलों को समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ बताता चलूँ
कि लंगूर कितने चालाक होते हैं। लंगूर काले चेहरे और भूरे रंग के होते हैं और इनकी दुम बहुत लंबी होती है। ये हमेशा झुंड बनाकर रहते हैं। इनका भोजन जंगली फल, पत्ते, कीड़े और उनके लार्वे वगैरह होते हैं। शेर और तेंदुए को इनका मांस बहुत पसंद होता है, तो उनसे बचने के लिए लंगूर हमेशा एक चौकीदार बनाते हैं। हम इंसानों के लिए इसमें एक बड़ी सीख है। चौकीदार पर रखा गया लंगूर सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठता है और उसकी आंखों से जंगल में होने वाली कोई भी हलचल छुपी नहीं रह सकती। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि उसके पूरे झुंड और खासकर मादाओं, बच्चों, सबकी जान की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और अगर वो चौकन्ना ना रहा तो उन सब की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए जब तक दूसरा चौकीदार आकर उसकी जगह ना ले ले, वो अपना पेट भरने की सोचता भी नहीं। लंगूरों के बोलने की आम आवाज़ फूं फूं होती है, मगर खतरा दिखाई देने पर यह हा हा हुर हुर की आवाज़ निकालता है। इस आवाज़ को सुनते ही पूरे के पूरा झुंड पेट पूजा छोड़कर पेड़ों की तरफ दौड़ पड़ता है और उनकी ऊंची टहनियों पर पनाह ले लेता है। लंगूरों की इस चाल की वजह से टाइगर और लेपर्ड को उन्हें शिकार बनाने में बहुत मुश्किल होती है और इसका तोड़ उन्होंने ये निकाला है कि जब चौकीदार लंगूर उन्हें देखकर अलार्म कॉल देता है और सारे लंगूर ऊंची टहनियों पर चढ़ जाते हैं, तो टाइगर और लेपर्ड धमकी की तरह एक जोरदार दहाड़ लगाकर किसी पेड़ की तरफ लपकते हैं और पेड़ की किसी निचली टहनी पर चढ़ने की एक्टिंग करते हैं। इस तरह दरिंदे को पेड़ की तरफ लपकता देखकर उस पेड़ पर मौजूद लंगूर और ऊंची टहनियों के ऊपर चले जाते हैं या फिर दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाते हैं और जल्दबाजी में लगाई गई ये छलांग ही उनकी मौत का कारण बन जाती है। अक्सर इस तरह की छलांग के दौरान कोई ना कोई लंगूर नीचे गिर जाता है और शेर या तेंदुए का आसान शिकार बन जाता है। चलिए अब कहानी के ऊपर वापस आते हैं। लंगूर की अलार्म कॉल सुनकर मैं पेड़ से नीचे उतरा और अपनी राइफल का मुंह उस तरफ कर दिया जिधर शेर के होने की उम्मीद थी। हालांकि मुझे पता था कि शेर का पेट भरा हुआ है, इसीलिए वो लंगूरों पर ध्यान नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता था कि अब वो पानी पीने तालाब की तरफ चल दे, लेकिन उस रास्ते में उगी हुई घनी झाड़ियों की वजह से उसके चलने की रफ्तार बहुत धीमी होगी। फिर करीब आधे फरलांग तक बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ने के बाद मुझे चौकीदार लंगूर दिखाई पड़ा और ठीक उसी समय लंगूर ने भी मुझे देख लिया। लंगूर समझ गया कि अब उसे दो दुश्मनों पर निगाह रखनी है। मुझे विश्वास था कि लंगूर की हरकतों से मुझे शेर के होने की सही जगह का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत हो गया। चौकीदार लंगूर ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल रुकने के बाद उसने बाईं तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और फिर बाईं तरफ। वो लगातार अलार्म कॉल भी दे रहा था। मैं समझ गया कि लंगूर मुझे और शेर दोनों को देख रहा है और ये भी कि शेर मुझसे बस कुछ ही गज की दूरी पर है। मेरे अंदाजे के हिसाब से ये दूरी 100 गज से ज़्यादा नहीं होगी। मैं फौरन उठा और शेर की जगह की तरफ अपने को आधा झुकाए हुए दौड़ पड़ा। चौकीदार लंगूर थोड़ा सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके झुंड को इस समय किससे ज़्यादा खतरा है, मुझसे या शेर से या फिर दोनों से। वो और ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा। मुझे अब ये चिंता होने लगी कि शेर भी उस लंगूर को सुन रहा होगा और उसे मेरी मौजूदगी या फिर किसी खतरे का एहसास हो जाएगा और वह समझ जाएगा कि ये खतरा ना सिर्फ लंगूरों को बल्कि खुद उसके लिए भी हो सकता है। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। हालांकि मैंने 100 गज का फासला तेज़ी से तय किया और मुझे लग रहा था कि अब मेरा सामना शेर से कभी भी हो सकता है। तभी मैंने मुड़कर लंगूर की तरफ देखा। वो अभी भी उसी तरफ देख रहा था। मुझे लगने लगा कि शेर भी कहीं आस-पास ही छुपा हुआ है। मैंने एक बार फिर रुककर ध्यान से चारों तरफ देखा और कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की। जहाँ पर मैं खड़ा था, यहाँ आस-पास चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और 4 फुट से ज़्यादा ऊँची घासें उगी हुई थीं। जैसे ही मैं दोबारा मुड़ा तो मुझे कहीं पास ही हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो
जगह मुझसे 30 गज दूर थी। मैं उस जगह को देखने के लिए थोड़ा उबरा ही था कि शेर ने मुझे देख लिया। उसने हल्का सा गुर्रा कर अपनी नाराज़गी दिखाई और 2 ही छलांगों में ये गया, वो गया। मैं समझ गया कि अब शेर को मेरे बारे में पता चल गया है, तो अब उसका पीछा करना बहुत खतरनाक और मुश्किल था। इसीलिए मैंने वापस लौटने का फैसला किया और अपनी पीठ की तरफ से आने वाले खतरे से सावधान रहते हुए भैंसे की लाश पर पहुंचा। वो अभी तक वहीं पड़ी थी, जिस जगह पर उसके होने का मैंने अंदाज़ा लगाया था। बछड़ा आधा खा लिया गया था। वो बाईं करवट पड़ा था और उस पर घास फूस जमा थी, जो शायद शेर ने उसे गिद्धों वगैरह की नज़रों से बचाने के लिए उस पर डाली थी। बछड़े की लाश के पास ही एक आम का पेड़ था। उस वक्त मेरे पास कोई फैसला करने के लिए बहुत कम समय था। हमारे सामने बस 2 ही रास्ते थे, एक ये कि मैं यहीं रुककर शेर के लौटने का इंतज़ार करता, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना थी, या फिर वापस नागापटला चला जाऊं। लेकिन अगर इस दौरान शेर लौटता तो मुझे बहुत निराशा होती। एक बात ये भी थी कि उस वक्त मेरे पास कंबल, टार्च, मचान जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं थीं। आजकल रातें काफ़ी अंधेरी थीं और चांद गायब था, तो रात में अगर शेर आ भी जाता तो बहुत मुश्किल से ही दिखाई देता। अगर मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता तो अगले दिन सुबह होने से पहले नीचे नहीं उतर सकता था, और अगर वापस जाने की सोचता तो पुलिगुना तक अंधेरे में चलना पड़ता, जो आदमखोर के मुंह में चलने जैसा होता। और अगर रुक ही जाता तो सारी रात ठंडी हवाएं मेरी अच्छी खबर लेती। अगर मैं अपनी कार तक जाकर अपना सामान लाता तो इसके लिए मुझे करीब 8 मील का सफ़र करना पड़ता, और मेरे यहाँ ना होने पर शेर शायद बछड़े की लाश यहाँ से कहीं और उठा ले जाता। आखिरकार मैं अपने आराम का ख्याल छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया और एक सही जगह देखकर 2 टहनियों के बीच बैठ गया। मैं टहनी से टेक लगाए बैठा था और भैंसे की लाश मेरी बाईं तरफ पड़ी हुई थी। हमारे उसके बीच में पेड़ की एक डाल थी और उससे कुछ आगे एक और टहनी। मैंने अपने जूते उतार दिए थे और लोडेड राइफल मेरे सामने थी। उस समय मुझे अपने पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, यहाँ पर इस स्टोरी का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसे मैं 2 पार्ट में इस स्टोरी को करूँगा। जल्दी ही आपको दूसरा पार्ट सुनने को मिलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।